एवोल्यूशन एक थ्योरी है या फैक्ट? हमारे सबसे पुराने पूर्वज वास्तव में आए कहां से? नमस्कार दोस्तों, आज से करीब 4 बिलियन साल पहले जीवन की शुरुआत होती है धरती पर। बिलियन ऑफ ईयर्स एवोल्यूशन के बाद अनगिनत प्रकार के प्लांट एनिमल्स प्रजातियां उभर कर आते हैं। सारे पेड़ पौधे, जानवर और जीव जो आज के दिन आप देखते हैं, ये सब आए एवोल्यूशन के चलते। इनमें से एक पीसेज होती है होमो सैपियंस की, यानी इंसान की। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इंसान बंदरों से आए तो आज के दिन हमें बंदर क्यों देखने को मिलते हैं? ये सारे बंदर चिंपांजी और गोरिल्ला इंसानों में क्यों इवॉल्व नहीं कर गए? ऐसे सवाल उठाए जाते हैं अक्सर लोगों के द्वारा। कुछ लोग तो एवोल्यूशन की थ्योरी को ही नकार देते हैं, कहते हैं कि ये झूठ है। आखिर कितनी सच्चाई है इस एवोल्यूशन की थ्योरी में? ये थ्योरी है या फैक्ट? और कैसे अलग अलग प्रकार के जीव इवॉल्व करे, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। शुरुआत से ही दोस्तों सबसे बड़े मिसकंसेप्शन को दूर कर देते हैं। एवोल्यूशन की थ्योरी कभी ये नहीं कहती कि बंदर इंसान बन गए, बल्कि ये कहा जाता है कि सारे चिंपांजी, गोरिल्ला और बंदर और इंसानों के पूर्वज एक ही रहे। वो पूर्वज आज के दिन जिंदा नहीं है। एवोल्यूशन को अगर आप समझना चाहते हैं तो एक पेड़ इमेजिन कीजिए। एक पेड़ की शुरुआत होती है सिर्फ एक स्टेम से, फिर ऊपर जाकर टहनियां बनती हैं और उन टहनियों से और छोटी छोटी टहनियां बनती हैं। ऐसे ही आगे चलते रहे। जो टिप आप देखोगे इस पेड़ की लास्ट पॉइंट जो है वो आज के दिन मौजूद सारे जीव हैं। लेकिन एक सवाल आपके दिमाग में अभी भी आएगा, ये जो हमारे पूर्वज थे इनमें से कुछ इंसान बन गए और कुछ चिंपांजी बने, कुछ बंदर बने, ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब वीडियो में आप आगे समझोगे। साल 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी ऐतिहासिक किताब लिखी द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस किताब में उन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की बात की थी। अब थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन सुनकर आपको लगेगा कोई बड़ी मिस्टिकल सी चीज हो रही है, सभी जीव में कोई इनर इंजीनियरिंग चलने लग रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा फंडा है। जब भी रिप्रोडक्शन होती है इंसानों में, जानवरों में, पेड़ पौधों में, जीन्स जो है वो एक दूसरे जीन्स में जाती हैं। हमारे जीन्स बच्चों में पासवन होती हैं और ये सब होता है तो जीन्स में म्यूटेशन देखने को मिलती है। थोड़े बहुत बदलाव आ जाते हैं, जीन्स में कुछ वेरिएशंस देखने को मिलती हैं और ये वेरिएशंस अक्सर आने वाली पीढ़ियों में भी इनहेरिट करी जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी ब्राउन आंखें हैं तो आपके बच्चों में ग्रीन आंखें देखने को मिलती हैं। तो इसका मतलब है अचानक से एक न्यूट्रिशन आ गई है इनकी जीन्स में, आंखों को कलर देने वाली जीन्स में। हो सकता है आगे आने वाले बच्चों में भी हो, ग्रीन आंखें देखने को मिले। अक्सर ये वेरिएशंस होती हैं, इसमें कुछ फायदेमंद रहती हैं और कुछ नुकसानदायक रहती हैं अपनी इन्वायरमेंट के चलते। तो कुछ सरवाइव कर पाती हैं तो कुछ डाई आउट कर जाती हैं। इसी प्रोसेस को कहा जाता है नेचुरल सिलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक मेढक है जो ब्राउन कलर का है, ये जंगल में रहता है, इसके 5 बच्चे होते हैं, 5 में से 4 बच्चे ब्राउन कलर के होते हैं, एक ग्रीन कलर का होता है। ये ग्रीन कलर का मेढक बड़े अच्छे से डिस्क्राइब कर पाता है, अपने आप को कैमोफ्लेज कर पाता है ग्रीन कलर के पेड़ पौधों के बीच। इसके चलते इसे एडवांटेज मिलता है। एक दिन एक सांप आकर ब्राउन कलर के मेढकों को खा जाता है क्योंकि वो आसानी से दिख पाते हैं, लेकिन ये ग्रीन कलर का मेढक दिख नहीं पाता, बच जाता है और आने वाली पीढ़ियां भी इसी ग्रीन कलर की होती हैं। कुछ इसी तरीके से मोटे मोटे तौर पर थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन काम करती है। यहाँ पर एक टर्म का यूज किया जाता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कई लोग इस टर्म को गलत बताते हैं, यह कहकर कि जो फिजिकली फिट लोग हैं वही सर्वाइवल कर पाएंगे। इमेजिन करते हैं जिसके बाइसेप बड़े बड़े होंगे, ट्राइसेप होंगे, 6 पैक्स एब्स होंगे, उन्हें ट्रेड आप यहाँ पर सर्वाइवल देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लिए यह कहना एक्चुअली गलत होगा। फिट का मतलब यहाँ पर सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर नहीं। चार्ल्स डार्विन के अनुसार फिट का मतलब है जो अपनी आसपास की इन्वायरमेंट में सबसे अच्छे तरीके से फिट हो जाए। इन्वायरमेंट का मतलब यहाँ सिर्फ अपने आसपास के क्लाइमेट और तापमान से नहीं है, बल्कि अपने आसपास के रहने वाले प्लांट्स और जानवर भी हैं। एक सिचुएशन में कौन कितने अच्छे से फिट हो पा रहा है, इसीलिए क्या फिट है क्या नहीं टाइम के साथ साथ बदलता भी रह सकता है। डायनासोर के समय में कुछ डायनासोर इवॉल्व किए नेचुरल सिलेक्शन की वजह से कि उनका साइज बड़ा हो जाए, बाकी और प्रेडिटर से उनका बचना आसान हो जाएगा अगर बड़े हो जाएंगे तो। लेकिन दूसरी तरफ जब कहीं पर कुछ खाने की कमी देखने को मिली
तो ये फिट होने का मतलब था अपना साइज छोटा कर लेना ताकि अपने खाने की रिक्वायरमेंट कम हो सके। इसलिए कुछ का एवोल्यूशन हुआ कि डायनासोर साइज में छोटे हो जाएं। ऐसे ही कुछ जानवर इवॉल्व करे कि उनकी बॉडी पर ज्यादा बाल हो ताकि उन्हें ज्यादा एवोल्यूशन मिल सके ठंड में। जैसे कि पोलर बियर से इतने बाल होंगे तो ठंड में गर्म रहना आसान होगा। लेकिन दूसरी तरफ इंसान जैसे कुछ जानवर इवॉल्व किए कि उनकी बॉडी पर बाल कम हो ताकि गर्मी में टेम्परेचर रेगुलेट करना आसान हो सके, पसीने आसानी से आ सके और बॉडी में हीट आसानी से बाहर निकल सके। यहाँ आपने बेसिक समझ लिया। अब समझते हैं एवोल्यूशन एक्चुअली हुआ कैसे। एवोल्यूशन की ट्री में अगर आप टाइम के पीछे जाते रहेंगे तो हर किसी में कॉमन एंसेस्टर देखने को मिलेंगे। इंसानों और बंदरों का कॉमन एंसेस्टर, इंसानों और गाय भैंसों का कॉमन एंसेस्टर, सारे जानवर और सारे पेड़ पौधों का एक कॉमन एंसेस्टर। पीछे हम टाइम के जाते गए तो इन सब की शुरुआत होती है लगभग 4 बिलियन साल पहले। धरती पर नजारा उस वक्त कुछ और ही था। कोई कॉन्टिनेंट नहीं थे अर्थ पर। धरती के चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था और इसी पानी में लाइफ की शुरुआत होती है। सबसे पहला ऑर्गेनिज्म कौन सा था? साइंटिस्ट ने एक बड़ा सिंपल नाम दिया है इसे। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म को इन्होंने इसे बुलाया है फर्स्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। शॉर्ट फॉर्म में हो गया FUCA। उस वक्त कोई जीन्स नहीं थी, कोई DNA नहीं था, बस कुछ फ्री फ्लोटिंग न्यूक्लियोटाइड थे जो एक RNA में असेंबल हो गए। इस RNA ने एक मॉलिक्यूल बनाया PTC नाम से और ये सेल्फ ऑर्गेनाइज कर गया जिससे ये फूका बना। हम सबका ये पहला एंसेस्टर एक सेल भी नहीं था। आज के दिन हम एक सेल को बिल्डिंग ऑफ द ब्लैक लाइफ कहते हैं। लेकिन अगर ये फूका सेल भी नहीं था तो क्या ये जिंदा भी चीज थी? ये लिविंग था या नॉन लिविंग था? इमेजिन करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक वायरस को इमेजिन करो। ये वायरस ना तो लिविंग कहा जाता है ना नॉन लिविंग कहा जाता है। अपने आप में वायरस ग्रो या रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता जब तक कि होस्ट की बॉडी में ना हो। कुछ ऐसा इमेजिन कर लो, यहाँ पर 3.8 बिलियन साल पहले फूका इवोल्व कर जाता है एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में जिसे हम बुलाते हैं लूका, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। यानी जितनी भी लिविंग्स हैं धरती पर, पेड़ पौधे, जानवर, बैक्टीरिया, फंगाई, इन सबका कॉमन एंसेस्टर जो कि लूका है। साइंटिस्ट मानते हैं कि ये एक प्रोकैरियोटिक माइक्रो रहा होगा जिसमें एक सेल मेम्ब्रेन भी था। प्रोकैरियोट्स न्यूकैरियोट्स में क्या फर्क है आपने स्कूल में पढ़ा होगा। यूकैरियोट्स के सेल में एक न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोट्स में कोई न्यूक्लियस नहीं होता। साइंटिस्ट ने अंदाजा लगाया कि लूका में करीब 355 जीन्स थी और ये 355 जीन्स हमें आज के दिन हर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती हैं। जो चीज जिंदा है धरती पर, ये एक बड़ी नई डिस्कवरी है जो 2016 में ही साइंटिस्ट ने इस चीज को पता लगाया था। यूनिवर्सिटी ऑफ डुसडाल्फ के विलियम मार्टिन ने ये डिस्कवरी करी। इस डिस्कवरी से 4 महीने पहले साइंटिस्ट ने सबसे छोटा सिंथेटिक सेल बनाया था जो अपने आप में सर्वाइव कर सकता है और रिप्रोड्यूस कर सकता है। एक लाइब्रेरी में उस सेल में 473 जीन्स थे, लेकिन लूका में इससे भी कम जीन्स थी, 355। इसलिए लूका को भी हाफ अलाइव क्लासिफाई किया जाता है, प्रॉपरली लिविंग नहीं था। साइंटिस्ट का मानना है कि जो वायरस आज के दिन हम देखते हैं उनका एवोल्यूशन या तो लूका के पहले शुरू हुआ होगा या तो लूका के साथ वायरसेस को इवॉल्व करना शुरू किया होगा, क्योंकि शुरुआत से ही वायरसेस ने इम्पोर्टेंट रोल निभाया है एवोल्यूशन में। इवन दो कोविड-19 वाल वायरस एक क्लर्क रहा वायरस की फैमिली पर, लेकिन हमारे आज के दिन जिंदा रहने के लिए सबको किसी न किसी प्रकार के वायरसेस की जरूरत है जिंदा रहने के लिए। ऊपर आए तो लूका का डिस्प्रोडक्शन हमें देखने को मिला डिवीजन के द्वारा और काफी मिलियन ऑफ सालों बाद एवोल्यूशन हुआ जब लूका 2 में ब्रांच आउट कर गया। बैक्टीरिया और आरबिया ये दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो एक दूसरे से काफी सिमिलर हैं। बस फर्क ये है कि सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मामले में इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। कई बिलियन साल आगे चले तो एक बड़ा खास किस्म का बैक्टीरिया उभर कर आता है एवोल्यूशन के चलते, साइनोबैक्टीरिया। ये पहला बैक्टीरिया होता है जो फोटोसिंथेसिस कर पाता है, यानी धूप का इस्तेमाल करके एनर्जी जनरेट करना। इसमें पानी को भी फ्यूल की तरफ इस्तेमाल में किया जाता है और एंड प्रोडक्ट यहाँ पर निकलता है ऑक्सीजन। तो जब ढेरों ऐसे साइनोबैक्टीरिया समुद्र में मौजूद होते हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी ऑक्सीजन हवा में रिलीज होती है। इस इवेंट को बुलाया जाता है द ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट
और इसी के बाद ही धरती के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ये इवेंट हुआ था आज से करीब 2.2 बिलियन साल पहले। तो एवोल्यूशन होती है, यहाँ पर डीएनए को और स्ट्रांग और प्रोटेक्ट बनाने की कोशिश करी जाती है और इसी के चलते सेल में एक न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है। सेल के अंदर एक जगह पे डीएनए को रखा जाता है ताकि उसे प्रोटेक्ट किया जा सके। दूसरा, कई बिलियन ऑफ ईयर्स बाद हमें न्यूक्लियस का बाहर का जो एरिया था साइटोप्लाज्म, वहां पर भी एवोल्यूशन देखने को मिलती है। कुछ टाइप का साइनोबैक्टीरिया क्लोरोप्लास्ट में बदल जाता है। यही कारण है सारे पेड़ पौधे आज के दिन फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं और यहाँ से जन्म होता है प्लांट किंगडम का। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे की जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।